तो बच्चों कल के लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स को डिफाइन किया था। सबसे पहले हमने रिलेशन डिफाइन किया था, फिर फंक्शन डिफाइन किया, फिर फंक्शन के टाइप्स को डिफाइन किया। आज हम देखेंगे कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, शॉर्टकट कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड होते हैं, ठीक है, जिससे हम किसी भी फंक्शन में पता कर सकते हैं कि वह फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, या फिर अगर कोई फंक्शन मतलब कोई रिलेशन दिया हो और उसे हमें पता करना हो कि वह फंक्शन है या नहीं है, या यूं कह सकते हैं किसी रिलेशन का ग्राफ दिया हो, ठीक है, और हमें पता करना हो कि वह फंक्शन है या नहीं है, वह रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, या अगर कोई फंक्शन दिया हो उसका ग्राफ दिया हो तो उससे यह पता करना हो कि वो जो ग्राफ है उससे हमें देखकर बताना हो कि वो फंक्शन मेनी वन है या वन वन है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, वो सीधा ग्राफ पर ही अप्लाई किए जाते हैं। अगर आपको ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने आ गया तो आप सिंपली आराम से उससे निकाल सकते हैं। तो वैसे वो मेथड क्या होता है, दो टाइप के मेथड होते हैं। सात मेथड कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, और दूसरा होता है, ये हमारा फर्स्ट टाइप, और सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप होता है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, फिर दूसरा होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से हम क्या ज्ञात करते हैं? इससे हम फाइंड करते हैं कि कोई फंक्शन है वह वन वन है और मेनी वन है। मतलब हम क्या इससे डिफाइन करते हैं? कोई फंक्शन दिया है वो वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, इस हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से हम निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या निकालते हैं कि इससे निकालते हैं कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, या यूं कह सकते हैं कोई ग्राफ अगर दिया हो और एनी ग्राफ इज फंक्शन आर नॉट, फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो इन दोनों ही स्थिति में हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। या कोई क्वेश्चन ऐसा हो या मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें कोई ग्राफ दे दे और उससे पूछे कि यह बताइए कि ये मेनी वन है या वन वन है, या यू कोई रिलेशन का, किसी भी रिलेशन का ग्राफ दे दे और बोले कि ये बताइए यह रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह हमारे यूपी बोर्ड के जो सिलेबस है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये मेथड, लेकिन यह अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या ये कर सकते हैं अगर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं उसमें अगर जैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, तो उसमें अगर कोई ग्राफ बनाकर दे दिया या कोई फंक्शन ही दे दिया, पूछा वन वन है या मेनी वन है, तो आप जनरल थ्योरी के तरह से सॉल्व ना करके आप सीधा अगर उसका ग्राफ बनाने आ गया या कोई ग्राफ ही दिया हो तो उससे आप क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट मेथड से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले एक एक करके देखेंगे।
सबसे पहले हॉरिजेंटल देखेंगे फिर वर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स है। तो सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट देखेंगे। यह मेथड किस लिए प्रयोग किया जाता है? किसी फंक्शन के मेनी वन या वन वन होने के लिए, मतलब कोई फंक्शन मेनी वन है या वन वन है इसको बताने के लिए हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट है हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट होता क्या है? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, जैसे आप मान लीजिए आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में पढ़ा होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x, यह फंक्शन पढ़ा होगा आपने। तो इसका ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम बता देते हैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इसका ग्राफ बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। अब देखिए इस ग्राफ में अगर हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से हमें क्लियर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्लियर ये होना चाहिए कि यह किसके लिए डिफाइन होता है? फाइंडिंग द फंक्शन ऑफ वन वन और मेनी वन। तो देखिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, अगर आपके दिमाग में यह नाम सुनते ही सीधा आना चाहिए हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कैसे होता है? सरफेस के पैरेलल होता है, या यूं कह सकते हैं इसमें सरफेस की तरह कौन व्यवहार कर रहा है? ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें जो हॉरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसके पैरेलल आप कोई भी लाइन खींचिए, मतलब कोई भी हॉरिजेंटल लाइन खींचिए, अगर वह दिए गए ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो वह फंक्शन वन वन होगा, या अगर वह ग्राफ दिए गए पॉइंट को एक से अधिक बार कट करेगा तो वह मेनी वन होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। यह ग्राफ है, हमको हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करना, हमें बताना है वन वन फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। तो हम जनरली कहीं भी जहां आपको मन करे, यहां खींचिए, यहां खींचिए, यहां खींचिए, कहीं भी खींचिए, बस वो क्या है? हॉरिजेंटल लाइन हो, मींस एक्स एक्सिस की क्या हो? पैरेलल हो। अगर वह मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा, मतलब एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि उसमें किसी एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, दो वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। मतलब y इक्वल टू इतने पर x की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। या यू कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट हो रहा है, दो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये y की किसी एक वैल्यू के लिए हमें दो पॉइंट मिल रहा है, या कह सकते हैं कि x का यह वैल्यू है, देखिए हमें हर जगह 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं किसी भी एक वैल्यू का, मतलब y की किसी भी एक वैल्यू पे x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट में हमें किस प्रकार देखना क्या होगा? अगर जो यह हम हॉरिजेंटल लाइन खींच रहे हैं, अगर वह एक बार कट करेगा, सिंपली आपको अगर यह याद रखना है तो आप सिंपली एक याद रखिए, अगर मोर देन वन होगा देन क्या होगा? फंक्शन इज मेनी वन, ठीक है। अगर एक से अधिक बार हॉरिजेंटल लाइन इस ग्राफ कट कर रहा है, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया है अगर उसको हॉरिजेंटल लाइन एक से अधिक बार कट कर रहा है, तो वह फंक्शन आप एक बस इतना याद रखिए, वह मेनी वन होगा। तो अगर मोर देन वन बार काट रहा है, मतलब एक से अधिक बार काट रहा है, तो वह मेनी वन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वन एक बार कट करेगा तो क्या होगा? वन वन होगा, ठीक है।
तो यह हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। यह किसके लिए हम डिफाइन करते हैं, यह किसी फंक्शन को यह किसी फंक्शन के बारे में यह पता लगाने के लिए कि वह वन वन है या मेनी वन है, इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो गया, अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट देखेंगे। ठीक है, और अगर हमने बताया था वन वन और मेनी वन फंक्शन को हमने डायग्राम से बनाकर बताया था, एरो डायग्राम से, उसमें हमने बताया था वन वन जो होता है, अगर यह दो कोई सेट हो, सेट ए और सेट बी हो, तो वन वन जो होता है किसी भी एक एलिमेंट से पर्सनली, मीन्स सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट एक एलिमेंट से नहीं जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें देखिए x की दो वैल्यू हैं, मतलब x के, मान लीजिए अगर यह वन हो तो यह -1 होगा, तो मतलब जो सेट ए में आने वाले फंक्शन है वो 1 है, -1 है, 2 है, -2 है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 की भी वैल्यू और -1 की भी वैल्यू कितनी आ रही है, y = यह y1 अगर हो तो y1 आ रही है। मतलब यह ग्राफ ऐसे ना बनकर कैसा बन रहा है, इसको हम इस ग्राफ को समझते हैं। क्योंकि आपको थ्योरी भी समझना जरूरी है इसके साथ साथ। देखिए अगर 1 हो, -1 हो, 2 हो, -2 हो, ये y1 हो, y2 हो। ठीक है, अब देखिए हम x की वैल्यू 1 पे और x की, यह x वाला सेट है और यह y वाला सेट है, सेट A सेट B। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है, x की दो वैल्यू y की एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब 1, इस ग्राफ में हम 1 भरे, मतलब आप देखिए मॉड ऑफ x में अगर हम x = 1 भरें तो भी मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 होगी, अगर हम x = -1 भरें तो भी मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या जाए वह हमेशा पॉजिटिव ही देगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया हमारा, इसलिए यह हमारा हो गया मेनी वन। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 के लिए और y फिर -1 दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 होगी। ये जो y1 है ये क्या होगा, 1 होगा इस मॉड ऑफ x के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 रखा जाए या -2 रखा जाए तो दोनों के लिए वैल्यू क्या आ गई, y2 क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, दोनों के लिए। अब देखिए हमने इसके पहले जब मेनी वन फंक्शन के बारे में बताया था, उसके डेफिनेशन को बताया था, तो हमने क्या बताया था कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वह कोई ना कोई ऐसा पेयर होगा जो जिसका इमेज एक ही होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कोई दो एलिमेंट जरूर होंगे जिनका इमेज सेम होगा। ठीक है, तो वह क्या होंगे, मेनी वन होंगे। और वही 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए अलग अलग, सबका अलग अलग इमेज रहेगा, किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हमने एक एग्जांपल लिया y = mod of x का, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल अगर हम 1 1 फंक्शन के लिए लें, मान लीजिए इस एग्जांपल में तो जो फंक्शन डिफाइन हुआ वो क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल y = x, यह तो आप सिंपली पढ़े होंगे, क्लास 11 का पहला चैप्टर ही है, जो सेकेंड पार्ट में जो पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन है उसका, मतलब ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो क्या होता है, वो ओरिजिन से पास होकर जाए। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पास होगा। इसको दूसरी पेन से बनाते हैं। ठीक है, ये है y = x लाइन है ये। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो कैसा होगा, कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। क्या कर रहा है, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे केवल कट कर रहा है,
तो इसलिए y इक्वल टू एक्स जो लाइन होगा वह क्या होगा, वह ऐसा लाइन होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन वन फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को रख रहे हैं तो एक y की वैल्यू चेंज हो रही है, 1 रखें -1 रखें y की वैल्यू चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करके हम किसी फंक्शन के बारे में यह डिफाइन करते हैं कि वह फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हमारा कौन सा आएगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। यह किसके लिए पहले डिफाइन किया जाता है, किसके लिए यह टेस्ट यूज किया जाता है, तो यह टेस्ट यूज किया जाता है किसी भी ग्राफ के बारे में जानकारी निकालने के लिए कि वह ग्राफ क्या है, फंक्शन है या नॉट, नहीं है, फंक्शन और नॉट। फंक्शन है या नहीं है, इसके लिए इस ग्राफ का, इस मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यह कैसे डिफाइन होता है, आप कोई भी ग्राफ बनाइए, ठीक है, आपके पास कोई भी ग्राफ हो, आप उसमें एक वर्टिकल लाइन अगर खींच दीजिए, कहीं से भी वर्टिकल लाइन खींचिए, अगर वह लाइन उस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे डिवाइड करेगा तो वह ग्राफ जो होगा वह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट है वह यही कहता है कि अगर हम कोई ग्राफ बनाएं या हमें कोई ग्राफ दिया गया हो और उसमें अगर हम वर्टिकल लाइन खींच दें, उस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन खींच दें, वर्टिकल लाइन खींचने से अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को, उस कर्व को एक पॉइंट पे कट करे तो तब तो वह फंक्शन होगा, लेकिन अगर मोर देन वन पॉइंट पे कट किया तो वह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। जैसे आपने सबसे पहले मतलब क्लास 11th में यह भी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, उसमें हमने सिंपली पढ़ा होगा y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ पढ़ा होगा आपने। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है वेव की तरह होता है। ठीक है, यह y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का क्या है, ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने बताया कि वर्टिकल लाइन, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, कहीं जहां मन करे आपको। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हमें खींचना है। वर्टिकल मतलब होता है खड़ा हुआ, सीधा। ठीक है, तो सीधा कैसा होना चाहिए, वो वाई एक्सिस के, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आप कहीं भी खींचिए, कहीं भी खींचिए, ठीक है, जहां मन करे आप खींचिए। देखिए किसी भी, हर जगह क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पर केवल ग्राफ को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वह क्या कर रहा है, दिस इज अ फंक्शन। यह क्या है, फंक्शन है। यह क्या है, यह एक फंक्शन है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट में, अगर हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल हो सकता है y इक्वल टू, आपने पैराबोला का समीकरण पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही पैराबोला भी है, क्योंकि कोनिक सेक्शन हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी फंक्शन के ग्राफ को डिफाइन कर लें, किसी फंक्शन के ग्राफ के बारे में जानकारी रख लें, तो आप फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। मीन्स यूं कह सकते हैं कि कठिन से कठिन क्वेश्चन किसी भी ग्राफ की सहायता से बहुत इजीली लगाया जा सकता है।
तो इसीलिए किसी फंक्शन के ग्राफ को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। या आप कह सकते हैं कोनिक सेक्शन में तो हर एक फंक्शन का ग्राफ बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ तो हमने क्लास 11th में ही सीख लिया है। यह है हमारा y इक्वल टू 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। अब इसमें हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है, तो हम क्या कर दें, कहीं से भी एक वर्टिकल लाइन खींच दें। तो देखिए क्या रहा है, हो यह रहा है कि यह जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को किसी भी टाइम, मतलब जब भी हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि x के किसी एक वैल्यू पे, x इक्वल टू, मान लीजिए अगर यह x इक्वल टू 1 है तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। तो हमने बताया था कि कोई भी कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जिसमें पहली बात जो एलिमेंट, सारे एलिमेंट आए वह क्या हो, मैप्ड हो, सारे एलिमेंट मैप्ड हो, सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हो। और दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त ये थी कि किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। मीन्स जो x है, एक है, वह किसी एक ही एलिमेंट से मैप्ड हो या उसका इमेज एक ही हो। ये नहीं कि एक का एक और इमेज हो जाए तो यह फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ रहा है, मीन्स x के 2 इमेज बन रहे हैं, तो यह फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने देख लिया, वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लिया। अब इस टेस्ट को आप किसी भी ग्राफ में अपना सकते हैं, दोनों टेस्ट को एक ही ग्राफ में अपना सकते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लें फंक्शन है कि नहीं है, उसके बाद अगर फंक्शन है तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपना करके देख सकते हैं कि वह फंक्शन या 1 1 है या मेनी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो हमने शॉर्टकट मेथड देख लिया किसी फंक्शन के बारे में जानकारी रखने के लिए। यह मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें ग्राफ आएगा तो आपको ग्राफ में एक एक वैल्यू डाल करके फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर जाके वैल्यू देखना होगा। कम से कम 3-4 वैल्यू आप चेक करेंगे, या 2 वैल्यू, अगर मान लीजिए मिनिमम ही चेक करना है तो आपको 2 वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आप कम से कम 10-15 वैल्यू निकालेंगे। अगर उसमें कोई सेम वैल्यू मिल गया तब आप बोलेंगे कि हाँ वो फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है। और ग्राफ हमें पता होगा, तुरंत हम और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट किया तो सीधा मेनी 1 होगा, नहीं कट किया तो 1 1 होगा। तो यह इजी कर देता है कैलकुलेशंस को, ठीक है। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स कभी, सबसे पहले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है, उसके कंडीशंस क्या क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी फंक्शन का इनवर्स। तो यह किस प्रकार डिफाइंड होता है कि फंक्शन का इनवर्स होने का मतलब क्या है। फंक्शन का इनवर्स होने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई 2 सेट हमारे पास हो, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, यह अगर ऐसे कोई मैपिंग, या यूं कह सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफाइंड है, अगर यह फंक्शन क्या हो, अगर यह फंक्शन हो एफ हो, एफ एक्स हो, तो जो एफ इनवर्स एक्स होगा वह किस प्रकार होगा। यह देखिए इसमें तीर का दिशा किधर से है, सेट ए से सेट बी की तरफ हो है, और जो एफ इनवर्स निकलेगा उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। अगर यह सेट ए और बी है, यही सेट ए और बी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जो होगा वह इधर से इधर डिफाइंड होगा, मींस सेट बी से सेट ए में डिफाइंड होगा।
और यहाँ पर क्या है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन किसी फंक्शन के लिए डिफाइन किया गया है, जो भी कंडीशन की मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हों, और दूसरा कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का मैक्सिमम अधिक से अधिक एक ही इमेज हो, ठीक है। मतलब इमेज हो भी और क्या हो, एक ही इमेज हो, एक से अधिक इमेज ना हो, तभी वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो जैसे हम इधर सोच रहे हैं सेट ए के लिए, उसी तरह से अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो हमें इसके लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बी से ए में डिफाइंड है, तो हमें अब सेट बी के लिए देखना होगा कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट ना बचे जो मैप्ड ना हो, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेट बी के किसी भी एलिमेंट के दो इमेज ना हो। ऐसा कब होगा, कंडीशन क्या होगा उसके लिए, तो कंडीशन हमारा होता है, कंडीशन हम लिख लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। और देखिए एक बेसिक नेमिंग हम बताएंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है उसमें उसी नाम का प्रयोग किया गया है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव अगर बुक को लेंगे तो भी उसी नाम का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ पहले नाम है, जैसे 1111 फंक्शन है, फिर आपका ऑन टू है, इन्हीं दोनों का नाम हम लिखते हैं, 11 को लिखते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को लिखते हैं सब्जेक्टिव। और इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स डिफाइंड होता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एग्जिस्ट, मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन क्या हो, 11 एंड ऑन टू। ऐसा क्यों हम लिखे हैं, देखिए सबसे पहले यह नाम जानना जरूरी है कि 11 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब बस यही नाम है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी आदमी का एक से अधिक नाम होता है, कुछ नाम का घर में प्रयोग किया जाता है, कुछ नाम का प्रयोग स्कूल में किया जाता है। तो उसी तरह से इस टर्म का भी दूसरा नाम है इंजेक्टिव, 11 का नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यह दो कंडीशन होते हैं, अगर यह दोनों कंडीशन किसी फंक्शन के लिए फॉलो कर रहा है, मतलब वो फंक्शन अगर 11 है और ऑन टू है, तो उस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। मतलब अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, तो वह फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वह उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 11 एंड ऑन टू हो, तो क्या होगा, उसका इनवर्स डिफाइन होगा। या कह सकते हैं कि इंजेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो, मतलब इन दोनों को मिलाकर बनता है बाइजेक्टिव। अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहते हैं तो आप सीधा बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा देन उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है, 11 होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू होता है। तो सबसे सिंपली बात यह है कि कोई भी फंक्शन अगर 11 और ऑन टू है दोनों, तो क्या होगा, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। ऐसा देखने के लिए हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, 11। हमें जो प्रूफ करना है, मतलब 11 के लिए देखना है, तो हम मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जो 11 ना हो, मेनी वन हो, और इसे दिखाएंगे कि यह गलत है, मतलब मेनी वन के लिए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कैसे दिखाएंगे, अगर कोई दो सेट हो ए एंड बी, 11 फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 1 2 3 A B C,
ऐसा है। मान लीजिए हम 1 1 तो हमने बोल दिया, 1 1 तो हमारा कंडीशन है, लेकिन हम मान लीजिए मेनी वन को लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि मेनी वन हमारे लिए सही नहीं है, तो सही क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि 1 1 के लिए ही फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मेनी वन का कंडीशन क्या होता है? जैसे एक मेनी वन का मतलब होता है किसी भी दो का एक इमेज। मान लीजिए अगर एक का इमेज ए है, दो का इमेज भी ए है और 3 का इमेज क्या है? सी है। तो इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो किस प्रकार डिफाइन होगा? इनवर्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 ए बी सी। अब देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, यह तो फंक्शन था एफ एक्स था, और ये क्या है? एफ इनवर्स, हम एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं। तो जस्ट ऐसे ही रहेगा, बस तीर का निशान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मीन्स यही एंड ही एंड ही। अब देखिए यह तीर क्या हो जाएगा? इस तरह से जाएगा। अब फंक्शन किस प्रकार डिफाइन? अब फंक्शन बी से ए में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला कंडीशन हमारा, अब देखिए इसके लिए हम फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे कि यह ग्राफ, यह जो क्या बोला जाता है इसे, जो यह एरो डायग्राम है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह जो रिलेशन डिफाइंड है फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए हमने क्या बताया था? हमने बताया था सारे सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या बताया था? दूसरा कंडीशन बताया था कि किसी भी एक इमेज, किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक है तो एक का ये नहीं होना चाहिए कि एक का इमेज ए भी हो और बी भी हो, ऐसा ना हो। ठीक है, ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा कंडीशन था। तो फंक्शन जो था वो ए से बी में डिफाइंड था, तो हमने ए के लिए सेट ए के लिए देखा। अब फंक्शन जो है वो बी से ए में डिफाइंड है। अब हम बी के लिए यही रूल फॉलो कराएंगे। मतलब हम सबसे पहले कंडीशन क्या देखेंगे? मैप्ड है या नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन क्या देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज तो नहीं ना है, यह देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले ही हमने देख लिया सेट ए के ही क्या बन रहे हैं? दो इमेज बन रहे हैं। अब देखिए अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब यह फंक्शन होगा ही नहीं। जब फंक्शन होगा ही नहीं तो इनवर्स की बात ही नहीं करेंगे, डिफाइन ही नहीं होगा, यह फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? इसके लिए यह मेनी वन की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए? 1 1 होगा। अगर यह 1 1 हुआ देन यह चेंज हो जाएगा इधर। अब देखिए अब किसी भी कोई भी इमेज ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके दो इमेज हो। तो पहला कंडीशन तो अप्लाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था हमारा कि ऑन टू हो। ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू किसे कहते हैं? जिसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए। तो दूसरा हमारा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन ऑन टू का है। ऑन टू क्यों ले रहे हैं? 1 1 तो देख लिए क्यों ले रहे हैं, अब ऑन टू देख ले क्यों ले रहे हैं। तो ऑन टू के लिए हम इसी एग्जांपल से हम देखेंगे। ऑन टू के लिए अगर मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ पर बढ़ जाए, ए बी सी या डी हो जाए, यहाँ पर भी डी। अब देखिए यह तो फंक्शन है क्योंकि यह फंक्शन के सारे रूल फॉलो कर रहा है। इस सेट ए में आए हुए सभी एलिमेंट मैप दी भी हैं, और दूसरी बात क्या है? सारे एलिमेंटों का एक एक इमेज भी है। अब इसमें आइए तो इसमें फंक्शन बी से ए में डिफाइन हो रहा है। तो बी से ए में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कराते हैं, देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले था कि एक किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज ना हो, तो देखते हैं किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज ना हो, नहीं है। दूसरा क्या मैंने बताया था? दूसरा बताया था कि सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। सेट मतलब जो भी सेट है जिससे फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसमें ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो मैप्ड ना हो, जो किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा ना हो। वो भी देखते हैं दूसरा कंडीशन। तो ए पर आए ये तो मैप्ड है भाई, बी पर आए ये भी मैप्ड है, सी पर आए ये भी मैप्ड है, डी पे है, ये देखिए बी लिख रहे हैं, डी है, ठीक है। डी पर आए हम तो डी हमारा मैप्ड ही नहीं है। अब क्या? अब तो ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो यह
कोडोमेन है, कोडोमेन सेट बी को बोला जाता है। इसके लिए अगर फंक्शन के लिए देख, इसी के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं ना एफ इनवर्स, तो इसके लिए अगर हम देखें जो कोडोमेन है इसका इज नॉट इक्वल टू रेंज है, क्योंकि रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जो क्या हो मैप्ड हो, और कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो इसलिए कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में डी भी आएगा और रेंज में डी नहीं आएगा। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। और हमें क्या करना है, इनटू फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या इनवर्स एक्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। नॉट इक्वल को इक्वल करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो ये इनटू से क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। और ऑन टू बनेगा तो ये एलिमेंट तुरंत हट जाएगा, ये यहाँ से भी हट जाएगा। अब देखिए, अब ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो करने लगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन हो जाएगा। यह भी एक फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी फंक्शन का इनवर्स जो निकलेगा वह भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो यह भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होता है, और इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तभी वह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह हमारे सिलेबस का हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसा कुछ टॉपिक लग रहा हो जो छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में या कर सकते हैं अलग से हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, देख लेंगे, ठीक है। और इससे अगर कोई क्वेश्चंस भी आपको न समझ में आए या क्वेश्चन फंसे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, उसके सॉल्यूशन को भेजेंगे आपको, ठीक है, सॉल्व करके। अब देखिए, यह तो हमारे बोर्ड तक का सिलेबस है। इतना जो हमने पढ़ा यह हमारे बोर्ड में इतना ही आएगा, लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इसके आगे भी कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, उनके बारे में पूरी तरह से हमें पढ़ना होगा। जैसे इवन आउट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन के बहुत से टाइप्स हैं, जो अगर आप मैथमेटिक्स में आगे कुछ करेंगे तो हमारे लिए हर जगह पे इसका यूज आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज आएगा, हर जगह इन फंक्शंस का यूज आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक फंक्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए यह तो हमारा हो गया, यूपी बोर्ड का सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम उसके लिए अलग से लेक्चर बना करके एक एक फंक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ा करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे। हर एक फंक्शन को एक एक वीडियो में हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में पूरी उसकी कुंडली निकालेंगे। कुंडली का मतलब ये है कि उसके बारे में पूरी जानकारी हो, 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है कि क्या है, फिर डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, सब कुछ उसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीटली। तो वह हमारे कुछ वीडियो होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे या कर रहे होंगे तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें किसी भी जो भी फंक्शन है हमारे, जो भी मैक्सिमम टाइप्स को हम लेक्चर के रूप में बनाकर अपलोड करेंगे पढ़ा करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। तो हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन से नेक्स्ट चैप्टर के तरफ बढ़ेंगे, और साथ में हम वो फंक्शन की भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।